कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। नमस्कार, मैं श्वेता मित्तल सियाक SKH इंडिया कैब्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी माननीय जजेस और सदस्यों का अपने क्वालिटी सर्कल लक्ष्य में हार्दिक अभिनंदन करती हूं। हमारा प्लांट पृथला बल्लभगढ़ में स्थित है, जिसकी स्थापना जून 2010 में की गई थी। हमारा माननीय कस्टमर JCB है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हम JCB के लिए बैकहो कैब्स, किड्स के कैब और लोडॉल कैब के केबिन्स बनाते हैं। आइए अब मैं आपको अपने क्वालिटी सर्कल की टीम से मिलवाती हूँ। मैं श्वेता मित्तल, मैं भूपेंद्र। हमने अपने क्वालिटी सर्कल की स्थापना दिसंबर 2015 में की थी और इसको पूरा करने के लिए हमने क्वालिटी के 12 स्टेप्स की सहायता से एक एक्टिविटी प्लान बनाया, जिसकी अवधि दिसंबर 2015 से मार्च 2016 रही। आइए अब मैं आपको अपने कैबिन के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हम कैबिन के सभी पार्टों को जोड़कर रोबोट और मिग वेल्डिंग की सहायता से वेल्डिंग करते हैं। वेल्डेड कैबिन को पाउडर और CED कोटिंग से पेंट किया जाता है और उसके बाद उसकी असेंबली होती है, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग, टॉर्किंग और शावर टेस्टिंग के बाद कैब को डिस्पैच कर देते हैं। अपनी प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने अपने तीनों मॉडल में से बैकहो मॉडल की सभी समस्याओं को A, B और C कैटेगरी में विभाजित किया और उसके बाद हमने ये देखा कि हमारी A कैटेगरी में 2, B कैटेगरी में 7 समस्याएं सामने आई, जिसके लिए हमने अपने क्वालिटी सर्कल के लिए B कैटेगरी की समस्या का थीम चुना। प्रॉब्लम की सिलेक्शन के लिए हमने क्वालिटी मेथड, रेटिंग मेथड को अपनाया, जिसमें हमने B कैटेगरी की सभी समस्याओं को सिवियरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन के आधार पर रेट किया और ये पाया कि हमारी सबसे ज्यादा समस्या फ्रंट ग्लास डिटैच की है, इसलिए हमारी क्वालिटी सर्कल का लक्ष्य फ्रंट ग्लास डिटैच होगा। आइए अब मैं आपको अपने फ्रंट ग्लास फेलियर के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे कि आप ग्राफ में देख रहे हैं, हमारे फ्रंट ग्लास फेलियर की क्वांटिटी जो सितंबर में 1 थी, वो अक्टूबर और नवंबर में बढ़ के 4 और 6 हो गई थी। इसी को देखते हुए हमारी टीम ने लक्ष्य लिया कि हम फ्रंट ग्लास के छूटने की समस्या को जल्द से समाप्त कर देंगे। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमने अपने थीम सिलेक्शन के कुछ और मेजर रीजन भी थे, जैसे मेजर फील्ड कंप्लेंट का होना, हमारे कस्टमर का डिससैटिस्फाइड होना, मेजर फंक्शनल इशू का होना, COPQ का बढ़ जाना। आइए अब मैं आपको अपनी समस्या के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, हम अपनी केबिन में 12 ग्लास पेश करते हैं, जिनमें से फ्रंट ग्लास का केबिन फ्रेम से छूटना ही हमारी समस्या थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक टारगेट लेना जरूरी होता है। ठीक उसी प्रकार हमने फ्रंट ग्लास के छूटने की समस्या के लिए 0 का टारगेट लिया है। आइए अब मैं आपको अपने फ्रंट ग्लास पेस्टिंग प्रोसेस फ्लो के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम ग्लास पे क्लीनर एप्लीकेशन करते हैं, इसके बाद ग्रीन बॉटल की सहायता से प्राइमर एप्लीकेशन करते हैं, इसके बाद हम प्राइमर को 2 मिनट तक सुखाते हैं। प्राइमर को 2 मिनट तक सुखाने के बाद हम ग्लास पे सीलेंट एप्लीकेशन करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम केबिन फ्रेम पे क्लीनर एप्लीकेशन करते हैं, इसके बाद रेड बोतल की सहायता से प्राइमर एप्लीकेशन करते हैं और यहाँ भी हम प्राइमर को 2 मिनट तक सुखाते हैं। 2 मिनट तक सुखाने के बाद हम सीलेंट लगे हुए ग्लास को केबिन फ्रेम के साथ पेस्ट कर देते हैं। इसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे एडहेसिव एप्लीकेशन JCB अप्रूव्ड सोर्स हैंकल है। जैसा कि मेरे साथी ने बताया कि ये प्रॉब्लम फील्ड से रिलेटेड थी, तो सबसे पहले हमने फील्ड विजिट किया और उसमें देखा कि हमारे जो ग्लास है वो टॉप साइड से और लोअर साइड से छूट रहे हैं। जिन गाड़ियों में लोअर साइड से ग्लास छूट रहा था, उसमें हमने एक हिट मार्क भी देखा जो कि कंसोल के पास के एरिया से था। इसके बाद हमने सभी प्रोबेबल कॉज को फिशबोन डायग्राम की सहायता से मैन मशीन मेटल में आइडेंटिफाई किया और ब्रेन स्टॉर्मिंग और गैम्मा विजिट की सहायता से पोटेंशियल कॉजेस को आइडेंटिफाई किया, जो कि पर्पल कलर से हमने दिखाए हुए वो हमारे सप्लाई हैंकल से भी एग्री थे। इसके बाद हमने फील्ड विजिट से रिलेटेड 3 नए पोटेंशियल कॉजेस को भी आइडेंटिफाई किया, जो कि ब्लैक कलर से है। इसके बाद हमने रूट कॉज को एस्टैब्लिश करने के लिए मैन मशीन मेटल मेथड से रिलेटेड सभी पोटेंशियल कॉजेस को डिफरेंट सैंपल्स ग्लास के साथ पेस्ट किए, तो हमने पाया कि हमारी 4 कंडीशंस में ग्लास निकलता है कि अगर हम ग्लास पर प्राइमर का इम्प्रॉपर क्यूरिंग टाइम और प्राइमर को ना लगाएं तो, उसके बाद केबिन पर वही अगर प्राइमर का इम्प्रॉपर क्यूरिंग टाइम होना और प्राइमर का मिस हो जाना, इसी तरीके से ग्लास और केबिन फ्रेम पर प्राइमर का PU कंटेंट्स का ना लगना। जैसा कि हमने देखा कि हम 2 तरह के प्राइमर लगाते हैं, तो अगर बॉडी प्राइमर को हम ग्लास पर लगाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा ग्लास निकल जाता है। इसके लिए हमने सबसे पहले पोटेंशियल कॉइल को वैलिडेट किया, जिसमें फ्रंट ग्लास का इम्प्रॉपर क्यूरिंग टाइम और प्राइमर मिस का हो जाना देखा। इसके लिए हमें PLC बोस्ट पोकायोके की सहायता से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सबसे पहले ऑपरेटर साइकिल स्टार्ट ऑन करता है, उसके बाद उस बॉक्स में से एक ढक्कन खुलता है, जिससे क्लीनर की बोतल को ऑपरेटर
ऑपरेटर निकालता है। इस क्लीनर को लगाने के बाद प्राइमर की बोतल का ढक्कन खुलता है और प्राइमर की बोतल को लेता है। जब प्राइमर को लगा लेता है, तो क्योंकि प्राइमर क्यूरिंग टाइम एक क्वालिटी है, तो इसके लिए जब तक ऑपरेटर क्या करता है, सिलेंडर की बोतल को रखता है, तो सीलेंट आने से 2 मिनट से पहले क्या करता है, सीलेंट नहीं निकलता है। आइए अब मैं आपको वीडियोग्राफी की सहायता से दिखाना चाहूंगा। इस तरीके से हमने एक हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट किया कि कैबिन पर वही प्राइमर के इंप्रॉपर क्यूरिंग टाइम और प्राइमर मिक्स को हमने वैलिडेट किया। तो ये हमने देखा कि हमारी कन्वेयर पर 18 कैबिन रहती हैं, जिसमें कि चौथा स्टेशन हमारा कैबिन फ्रेम पर प्राइमर क्यूरिंग टाइम का है। तो उसके लिए हमने एक सेंसर S1 लगाया। जैसे ही कैब कन्वेयर पर चौथे स्टेशन पर आती है, तो हमारे पीएलसी बेस्ड प्रोफाइल को सिग्नल मिलता है। और अगर ऑपरेटर ने विद इन द साइकिल टाइम ऑफ कन्वेयर अगर प्राइमर को नहीं लगाया, तो 18 स्टेशन पर लगे सेंसर को एक सिग्नल मिलेगा और कन्वेयर बंद हो जाएगी। कन्वेयर जब भी चलेगी जब तक शिफ्ट सुपरवाइजर उसमें पासवर्ड नहीं रहता। इसलिए ये हमारा सूत्र को कहा था कि प्राइमर का इंप्रॉपर क्यूरिंग टाइम और प्राइमर मिस होने के लिए, इसलिए एक इनवैलिड कॉज है। आइए अब मैं आपको अपने पोटेंशियल कॉज प्राइमर एप्लीकेशन में पीयू कंडीशनिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप पहले चित्र में देख पा रहे हैं कि हम फ्रंट ग्लास पर प्राइमर बुस्टर बटन की सहायता से लगाते हैं, जिसमें प्राइमर के साथ पीयू कंटेंट पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। जबकि हम केबिन फ्रेम पर प्राइमर ठोस प्रबंधित कपड़े से लगाते थे, जिसमें पीयू कंटेंट प्राइमर के साथ मिक्स नहीं होते, और यही हमारे ग्लास टूटने का एक मुख्य कारण पाया गया। इस समस्या के समाधान के लिए हमने केबिन फ्रेम पर प्राइमर को स्टॉप बटन से लगाना शुरू कर दिया, जिसमें कि प्राइमर और पीयू कंटेंट पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। इसके बाद हमने मेथड से रिलेटेड फ्रंट कंसोल के केबिन फ्रंट के साथ सही फिक्स ना होने का वैलिडेशन किया। इसके लिए हमने अपने प्रोसेस को वेरीफाई किया। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम फ्रंट ग्लास को केबिन फ्रेम के साथ लगाते हैं। इसके बाद अपर वेंट और लोअर वेंट की सहायता से फ्रंट ग्लास को केबिन फ्रेम के साथ फिक्स कर देते हैं। इसके 2 घंटे बाद वाइपर इलेक्ट्रिकल फंक्शन चेक करने के लिए अपर वेंट को हटा देते हैं। इसके 24 घंटे बाद लोअर वेंट को हटा देते हैं। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे कि मेरे साथी ने बताया था कि फील्ड विजिट के दौरान फ्रंट ग्लास टॉप साइड से छूट रहा था, तो हमने यहाँ से निष्कर्ष निकाला कि अपर वेंट को 2 घंटे में ही बिना सीलेंट क्यूरिंग के हटा देना फ्रंट ग्लास के टॉप साइड के छूटने का एक कारण हो सकता है। इसके लिए हमने इसका वाई एनालिसिस किया। फ्रंट ग्लास केबिन फ्रंट की टॉप साइड से छूट रहा था क्योंकि ग्लास की सीलेंट बॉन्डिंग इम्प्रॉपर थी, क्योंकि अपर वेंट को 2 घंटे में हटा देते थे, क्योंकि वाइपर फाउल करता था सक्शन कप के साथ, क्योंकि सक्शन कप की पोजीशन एसओपी में डिफाइन नहीं थी। जी हाँ, यही हमारी समस्या का मुख्य कारण था। जैसा कि मेरे साथी ने बताया कि पहले हमारे अपर कप की पोजीशन डिसाइड नहीं थी एसओपी में, जिसके कारण वाइपर आर्म फॉल करता था। अब हमने सक्शन कप की पोजीशन चेंज कर दिया और एसओपी में डिफाइन कर दिया है। इससे हमारा सक्शन कप से वाइपर आर्म फॉल नहीं करती है और हम अपर बेल्ट और लोअर बेल्ट को 24 घंटे बाद खोलते हैं। इसके बाद हमने अपने इंप्रॉपर सीलेंट बॉन्डिंग सिस्टम को टॉप ग्रेड के साथ चेक किया। तो हमने सबसे पहले कैबिन फ्रेम को देखा कि हमारा जो ग्लास है लोअर साइड में 20 mm बिट पर पेस्ट होता है और ऊपर की साइड में 10 mm का बिट पेस्ट होता है। जहां लोअर साइड में ग्लास 20 mm में बिट पेस्ट होता है, वहां पर हमारा क्या कहते हैं एक एक्स्ट्रा सीलेंट बीट भी लगाते हैं, जिससे हमारा क्या कहते हैं नीचे की साइड में एक्स्ट्रा सीलेंट बॉन्डिंग स्ट्रेंथ मिलती है। इसके लिए हमने एक काउंटर मेजर लिया कि जो हम पहले ऊपर की साइड में ग्लास और कैबिन फ्रेम के साथ में कोई एक्स्ट्रा सीलेंट बीट लगाते थे, तो अब हमने 3 जगह कॉर्नर एलएस आरएस साइड और मिड पोजीशन में एक एक्स्ट्रा सीलेंट बॉन्डिंग लगाना चालू कर दिया है, जिससे हमारे टॉप साइड में कैबिन और ग्लास की एक्स्ट्रा सीलेंट बॉन्डिंग मिलती है। आइए अब मैं आपको अपने मेथड से रिलेटेड ग्लास पर जर्किंग लोड होने का पोटेंशियल कॉज वैलिडेशन बताती हूँ। जैसा कि मेरे साथी ने बताया था कि हमको फील्ड विजिट के दौरान अपने ग्लास पर फ्रंट कंसोल के कुछ हिटिंग मार्क्स मिले थे, जिसका मुख्य कारण ग्लास पे जर्किंग लोड का आना था। जब हमने इस समस्या के लिए अपने कैब के 3D मॉडल को रिव्यू किया, तो ये पाया कि हमारे फ्रंट कंसोल और ग्लास के बीच में लगभग 7 से 9 mm का गैप होना चाहिए था, जो कि करंट सिचुएशन में 0 mm था। इसलिए हमारी समस्या का एक मुख्य कारण पाया गया। इस समस्या के समाधान के लिए जब हमने अपने फ्रंट ग्लास के प्रोसेस को रिव्यू किया, तो हमने अपने सारा प्रोसेस और अपनी सारी डायमेंशन एज पर एसओपी और विद इन स्पेसिफिकेशन पाई। इसके बाद हमने मटेरियल से रिलेटेड जीए कंसोल के स्टिफनर के लिए ब्रैकेट के पोजीशन एनजी होने का वैलिडेशन किया। जैसे कि मेरे साथी ने बताया
कि हमारा प्रोसेस एज पर एसओपी है और पार्ट एज पर स्पेक है, परंतु फिर भी हमारा फ्रंट कंसोल फ्रंट ग्लास के साथ फाउल हो रहा था। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमारी टीम ने दोबारा से कार्यस्थल का दौरा किया और ब्रेनस्टॉर्मिंग की। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद हमें कुछ सॉल्यूशन मिले, क्यों ना हम जीए कंसोली डायमेंशन को 3 mm कम करके ट्रायल करें। आइए, हमने अपने जीए कंसोली डायमेंशन को 3 mm कम करके उनका 15 केबिनों में ट्रायल किया और पाया कि हमारा एक 3D मॉडल 7 से 9 mm गैप आ रहा है। जैसा कि आपने देखा कि हम दो तरह की प्राइमर की बोतल यूज करते हैं, और अगर हमारा मेटल फ्रेम में 8521 अगर ग्लास पर लग जाए तो उस कंडीशन में हमारा ग्लास निकल जाता है। उसके लिए हमने जेसीबी इंजीनियरिंग में डिस्कस किया, क्यों ना सर इस प्राइमर को हम कॉमन कर दें, बॉडी जो ग्लास प्राइमर है 8517 क्यों ना हम बॉडी पर लगाना चाहते हैं। जेसीबी इंजीनियरिंग सजेशन दिया कि आप स्टैंडर्ड 00210 की सहायता से लेफ्ट सीजर टेस्ट और कैटा प्लाज्मा टेस्ट के सैंपल्स बनाएं और उसकी रिपोर्ट को सबमिट करें। लेने के बाद उसकी इफेक्टिवनेस को देखा तो ये पाया कि जो समस्या हमारी क्वालिटी सर्कल बनने से पहले 8 थी, वो पिछले मार्च 2016 से 0 चल रही है। इसी के साथ हमें इस क्वालिटी सर्कल में कुछ टैंजिबल और इनटैंजिबल बेनिफिट्स भी हुए। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, हमारी जो डेबिट और फील्ड कॉस्ट लगभग सालाना 7 लाख रुपए आती थी, वो अब घटकर 0 हो गई है। और हमें इसके साथ कुछ इनटैंजिबल बेनिफिट्स भी हुए, जैसे कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ी, लेकिन भावना बढ़ी, नॉलेज हुई, आपकी संबंध बढ़े, स्किल इंप्रूव हुई। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा इस प्रॉब्लम के क्वालिटी सर्कल की सहायता से जो हमारी वारंटी रेटिंग पहले 7 थी अब वो 9 हो गई है, और इस क्वालिटी ड्राइव और बेसिक्स को फॉलो करते हुए हमारा एबिटा भी पिछली साल की जगह हमारा इस बार बढ़ रहा है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा हमारा जो कस्टमर का कॉन्फिडेंस है वो 100% डिलाइट की तरफ मूव हो रहा है, जिससे हमारे एग्जिस्टिंग और नए बिजनेस में फायदा हो रहा है। इसके साथ ही मुझे एक प्रसन्नता हो रही है कि हमारे कस्टमर जेसीबी की द्वारा हमें बेस्ट वेंडर अवार्ड 2015 में मिला था, और अगले महीने वेंडर कॉन्फ्रेंस में जिसमें हमें भरोसा है कि 2016 का अवार्ड भी हमें मिलेगा। इस क्वालिटी सर्कल के दौरान हमने कुछ संभावित प्रतिरोधकों का भी ध्यान रखा, जैसे ऑपरेटर और प्रोडक्ट की और कॉस्ट पे कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इस क्वालिटी सर्कल को हमने समय अनुसार पूरा किया। इस क्वालिटी सर्कल के दौरान हमने कुछ डॉक्यूमेंट और क्यूसी टूलों का भी यूज किया, जो कि इस प्रकार है। जैसा कि आपने देखा, इस क्वालिटी सर्कल के दौरान हमने फ्रंट ग्लास के छूटने की समस्या को 0 कर दिया है, और हमारी अगली समस्या है स्टेरिंग का मूवमेंट चेंज होना। आपने हमारे क्वालिटी सर्कल को ध्यानपूर्वक सुना और देखा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपके सवाल और सुझाव सादर आमंत्रित हैं। Start with the jury, and then we will go to the audience. Yeah. प्रेजेंटेशन ऑन क्वालिटी सर्कल। लेट मी नो, आपने बोला कि कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी मेरा इम्प्रूव हुआ है पहले से, तो पहले कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या था और ये प्रोजेक्ट करने के बाद कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या हो गया, ये पहला सवाल। और दूसरा 10% ईपी डेटा ये प्रोजेक्ट के वजह से कैसे बढ़ा? जैसा कि मेरे साथी ने बताया था कि पहले जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हमारी 7 लाख रुपए थी, इस क्वालिटी सर्कल के पिछले 10 महीने से कोई ग्लास निकला नहीं है, तो कोई डेबिट लॉस और फील्ड विजिट मिला के लगभग 0 की कॉस्ट आ रही है। ये तो खाली कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में एक्सटर्नल फेलियर हुआ, इसमें और भी एलिमेंट है। हाँ सर, यहाँ पर जो पर्पज था वो केवल एक्सटर्नल कॉस्ट को दिखाना था, बाकी का सीओपीक्यू में जो हमारा 0.15 था वो अब हमारा 0.08 आ। बट पर्पजली मैंने यहाँ पर फील्ड विजिट कॉस्ट से रिलेटेड और डेबिट कॉस्ट से रिलेटेड दिखाया है, जो कि पिछले 10 महीने से 30 लाख गिरने से 0 रुपीज आए। और एबिटा में सर जो पिछली साल हमारा लगभग 6% था, जिस तरीके से हमने इस साल पूरा क्वालिटी ड्राइव और बेसिक्स पे काम किया, यानी वर्क ऑन बेसिक, जिससे हमारा एबिटा जो हमने टारगेट लिया था उससे बड़ा हो रहा है। बट क्योंकि 7.25 से 7.83 आ रहा है, तो इंटरनल हमारी मैनेजमेंट आ रही, क्यों ना हम 10% एबिटा करके दिखाएं। तो वो भी हमें विश्वास है कि वो भी हम मैनेजमेंट की डायरेक्शन और क्वालिटी ड्राइव और बेसिक्स पे फॉलो करते हुए हम वो भी अचीव करके दिखाएंगे। Can you go to that counter measure 3? Up, yeah. Counter measure 3, yes. Is there any difference in the cycle time in this? No sir, there is no cycle time. Because you have additional process here. There is a front glass, there is a 1/4 glass. तो 1/4 जो नीचे वाला क्वार्टर ग्लास है उसका साइकिल टाइम 4.5 मिनट था, तो विद इन 30 सेकंड ही अप्लाइंग द एक्स्ट्रा सीलेंट।
नॉट फ्रंट ग्लास, बिकॉज फ्रंट ग्लास पे सर आपका प्राइमर भी लगाना है और कैबिन फ्रेम का प्राइमर है, तो विद इन द 5 मिनट्स जो कन्वेयर है इसका साइकिल टाइम इसी से लेंगे। In your SOP, you modified that also? यस सर, Is modified. Yes, Go to the fishbone. Three more slides before. Three more. Yeah. Yeah. See, this is one point I want to make definitely, because I find this in almost every fishbone. I find the same issue. Fishbone is supposed to be a little bit more explicit. What you're sending from there is an SMS, SOP, skill, cooling time. SOP in the sense कि No, in that sense should come out there. but I'm trying to say that the operator, whatever the okay we have given, and the instruction is the part of the, he was following the SOP. And the purposely I am showing the purple color and the black color. No, that I am clear. My point is something else actually. The point is, when you are doing a root cause analysis, the basic thing in root cause analysis is clarity. Yes. When you are writing, I am not asking you to write 10 sentences there, but it should be very specifically coming out what is the skill aspect. Which skill lacking is creating a problem. Are you getting my point? But See, Means, for example, you need to have a skill. okay. So you say that there is a skill is less. SOP means there is no SOP. Or the SOP is inefficient. So that which specific skill? See, there are multiple skills required. Am I correct? Is it a holding skill? Is a mistake happening because during the time of holding is not having a skill? Okay. Or is it the sealant skill? What is the skill he is actually lacking? No, this is for every SOP, for every fishbone I find in every company, in fact, I find the same problem. People tend to give a simplistic line like skill, knowledge, attrition, इसके लेवल टू भी आइडेंटिफाई ऑन दिस Thanks for your but it should come here. thanks for Yeah. maybe I am wrong, sir. No, you are not wrong. You know this, but it should come out here. Okay, thank you. It's a very good presentation, very energetic. The question I ask is that since you have some defect which is coming in the field, and you have done some countermeasures, how did you validate it internally before you said this is okay? Because that is not figuring out somewhere. Because warranty generally takes after 6 months, 8 months or 9 months, and that is not getting reflected in this whole process. So can we know a little bit more on that? सर जैसा कि आपने देखा कि हमने जो सितंबर 2015 से ट्रेंड दिखाया, जो कि हमारे को मार्च 2016 में मिला था, तो इस तरीके से जो ट्रेंड दिखाया और फील्ड विजिट जो थी, और जो आप देख रहे हैं कि वैलिडेशन जो रूट कॉज एस्टैब्लिश के लिए जो डिफरेंट पोटेंशियल कॉजेज को हमने 17 कैटेगरी पे सैंपल्स बनाए, वो दैट वाज द मेजर कंट्रीब्यूशन फॉर रिजोल्यूशन ऑफ दिस फ्रंट ग्लास फेलियर। 17 कंडीशंस को हमने डिफरेंट प्राइमर क्यूरिंग टाइम का सही ना होना, प्राइमर मिस ना हो जाना, प्राइमर में पीयू कंडीशन, उससे जो सैंपल्स बनाए और उसको जब ब्रेक करके देखा 72 आवर्स 24, तब उससे पता लगा था कि हमारे 4 कंडीशंस में ग्लास निकल सकता है। That is not coming out. So that is this Can you, no, the table which shows that you did this test, these different tests, and the results of the evaluation is not coming out in the presentation. before that one, picture. Sir, like the man, the fellow SOP, but glass parameter curing time. If the sealant applied on the glass less than 2 minutes, then the glass will fail. Then it is the symbol, that is the significant. Yes. Otherwise, all the other sections are no. Okay, you please understand the point that this is related to field failure, and coming out or not coming out as a performance and as a durability are two different things. That is not coming out. So that's what I wanted to see. There are possibilities the primer itself is deteriorating, or there is another parameter which is not known. After 4 months, 5 months, 6 months, it can again show up. Maybe in the bonding in the test or in the factory may be okay, but the whole problem is if the field problem is there, that is still not getting completely focused. This is just my point. Thank you. Primer shelf life we have considered. Primer shelf life.
if we use the expired primer within 1 or 2 months. But these are all maintainable. thank you, sir. Thank you, sir. So low that we don't need to talk about. Thank you, sir.